हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे थे कल बिजनेस रिस्क की और मैंने बेटा मीनिंग बता दिया था बिजनेस रिस्क का। एक बार दोबारा से मीनिंग का डिस्कशन करते हैं। देन कॉजेस, देन नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, देन टाइप। अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं बेटा, और आपको बता देता हूं ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो बिना बिजनेस रिस्क के पेपर बना दे। सर मैंने पिछले 10 सालों में नहीं देखा कोई भी ऐसा स्कूल जिसमें ये पेपर में ना आया हो। तो बिजनेस रिस्क एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो हर स्कूल में आएगा। आपके स्कूल में पढ़ते हो ये बात बिल्कुल इर्रिस्पेक्टिव हो जाती है। ठीक है जी, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ inadequate profit or even losses due to uncertainty and या वर्ड और लगाओ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। लो बेटा, मैंने कल भी बोला था 4 बातों पर ही एनालिसिस रहता है बेटा जब भी ये डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। बिजनेस रिस्क क्या है बेटा? बिजनेस रिस्क वो पॉसिबिलिटी है जब आपको बिजनेस में इनएडिक्वेट प्रॉफिट होने लगते हैं। इनएडिक्वेट का मतलब होता है बेटा इनसफिशिएंट। आप बिजनेस में पैसा लगाकर बैठे हो, कल भी बोल रहा था, आपने दुकान खोली, शोरूम बनाया बेटा, 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और बेटा पहले साल प्रॉफिट हुआ बिजनेस में 5,000 रुपए। बाबू लॉस का होना बिजनेस रिस्क नहीं होता, इनएडिक्वेट प्रॉफिट का होना भी बिजनेस रिस्क है बेटा। जब मुझे सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो या लॉसेस हो जाएं, वजह क्या है बेटा? अनसर्टेनिटी या अनएक्सपेक्टेड इवेंट। बेटा कोई अनसर्टेनिटी आ गई, मतलब पता नहीं था कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है, या बेटा कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट ही हो गया आपके साथ। बाबू एक बात ध्यान रखना, सफिशिएंट वर्ड को ना कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया गया इन अमाउंट। सफिशिएंट इज अ सब्जेक्टिव टर्म। मैं ये नहीं बता सकता कि 10 रुपए सफिशिएंट होते हैं या 10,000 या 10 लाख या 10 करोड़। डिपेंड करता है बेटा। मेरा मानना यह है कि आपने जितनी कैपिटल लगाई है कम से कम उसका 10% तो प्रॉफिट कमाना चाहिए। अगर आप 10% से भी कम कमा रहे हो, इसका मतलब आप इनएडिक्वेट प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है ना? बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द सिचुएशन ऑफ inadequate profit or even losses due to uncertainty or unexpected events। मैंने कल जाते जाते एक एग्जांपल आपको दिया था बेटा। आपने क्या किया, आपकी एक गारमेंट की शॉप है, आपने क्या करा बेटा, नैरो बॉटम जीन्स स्टोर की हुई है 10,000, और बेटा अचानक से फैशन में चेंज हो जाता है बेटा और फैशन आ जाता है दोबारा से वेल बॉटम का, और आप क्या कर रहे हो बेटा, बस स्टॉक क्लियरेंस सेल लगाई जा रहे हो, सस्ते में बेटा बेच रहे हो, बस किसी तरीके से ये नैरो बॉटम जीन्स बिक जाए। बेटा हुआ क्या? रिस्क अराइज हो गया। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा आपको लॉसेस हो गए बिजनेस में। वजह क्या है? अनसर्टेनिटी वजह है। अनसर्टेनिटी मतलब लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द फ्यूचर, दैट व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर। आपको अंदाजा नहीं था कि बेटा फैशन इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा और आपको लॉसेस दे जाएगा। ठीक है ना बाबू? एग्जाम्पल बहुत सारे बन सकते हैं बिजनेस रिस्क के। मैं कल भी बोल रहा था, आपने बेटा सही सलामत दुकान को ताला लगाया, अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई, सब कुछ जल गया। क्या ये बिजनेस रिस्क है? बिल्कुल है बेटा। क्या हुआ यहाँ पर? लॉसेस हो गए। वजह क्या है बेटा? अनएक्सपेक्टेड इवेंट। एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ और बिजनेस को लॉसेस दे गया। क्या ये भी बिजनेस रिस्क है? बिल्कुल बेटा। तो ये 4 अलग अलग वर्ड है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, लॉसेस, अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। ठीक है जी बाबू, आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, बात करते हैं कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क की। बेटा क्या क्या कारण हो सकते हैं बिजनेस रिस्क के? और बेटा जनरली 4 कारण दिखाई देते हैं। सबसे पहले कारण बेटा नेचुरल कॉजेस, अभी एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सेकेंड वन इज ह्यूमन कॉजेस, थर्ड वन इज इकोनॉमिक कॉजेस, एंड फोर्थ वन इज अदर कॉजेस। लो प्यारे बच्चों, सुनना बहुत आराम से। बेटा नाम से ही क्लियर होना चाहिए बेटा, ये है नेचुरल कॉजेस। बेटा यानी कि इसमें मैन मेड कुछ भी नहीं है। मेरे एंगल से सोचोगे बेटा, दिस सिंपली मीन्स एक्ट ऑफ गॉड।
जिसमें बेटा इंसान का हाथ नहीं है बेटा, जो मेयर एक्ट ऑफ गॉड है वो सब नेचुरल कॉजेस है। जैसे कि बाढ़ का आ जाना, जैसे कि बेटा अर्थक्वेक आ जाना, जैसे कि बेटा ड्रॉट सूखा पड़ जाना, ये सब वजहें हो सकती हैं। सर सोचो ना, आज से 5 से 6 साल पहले केदारनाथ में क्या हुआ था, बाढ़ आई और पूरे के पूरे बिजनेस बह गए, बिजनेस करने वाले तक बह गए बेटा। खैर बिजनेसमैन की बात मुझे अभी नहीं करनी, मुझे तो बात बिजनेस की करनी है। क्या ये बिजनेस रिस्क था? क्या हुआ बेटा? लॉसेस, पूरी की पूरी दुकानें बह गई भाई, पहाड़ी बह गए पूरे पूरे। क्या ये लॉसेस थे? बिल्कुल लॉसेस थे। वजह क्या थी बेटा? अनएक्सपेक्टेड इवेंट। और बेटा अगर मैं कॉजेस का टाइप देखूं बेटा, इट इज अ नेचुरल कॉज, ये कोई मैन मेड डिजास्टर नहीं था बेटा, ये तो एक्ट ऑफ गॉड था बेटा, ठीक है ना, जिसमें इंसान का हाथ नहीं है, वो सब नेचुरल कॉजेस है, ठीक है ना। आप बोलने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हो बेटा फ्लड, अर्थक्वेक, फेमिन, ड्रॉट, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा। क्लियर बात, सिंपल बात, कुछ मुश्किल है ही नहीं इसमें बेटा। सेकेंड वन इज ह्यूमन कॉजेस बेटा, यानी कि सिंपल बात बोलूं तो ये सब मैन मेड डिजास्टर्स है, ठीक है ना। जब बेटा इंसान की गलतियों की वजह से लॉसेस हो जाते हैं बेटा, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, मेरी तरफ देखना बेटा सब। डिसऑनेस्टी, केयरलेस बिहेवियर या नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉय भी बोल सकते हो आप इसको, या बेटा स्ट्राइक और लॉकआउट्स, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा। 3 एग्जाम्पल है, तीनों पे चर्चा की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्राइक एंड लॉकआउट की बेटा। आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी का भी नाम ले लो, XYZ लिमिटेड, किसी कंपनी है आपकी, आपके पास बेटा 2000 एम्प्लॉय काम करते हैं। आपको भी पता है बेटा, मूवीज देखते हो कि कहीं ना कहीं एक लेबर यूनियन दिखाई देती है आज की तारीख में आपको। 2000 एम्प्लॉय का बेटा एक लीडर बन के बैठा है, लीडर ने बोल दिया स्ट्राइक, क्योंकि बेटा मैनेजमेंट आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहा, आप सब स्ट्राइक पर बैठ गए, 2000 के 2000 लोग। क्या बेटा ये एक्ट ऑफ गॉड है आपका? बस चले, आप तो हर चीज के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराते हो कि तू नहीं किया होगा, लेकिन बेटा ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये तो मैन मेड डिजास्टर है, ठीक है ना। अब 2000 एम्प्लॉय बेटा धरने पर बैठ गए, स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गए, फैक्ट्री नहीं चलने दी 15 दिन तक। 15 दिन का नुकसान, सर कुछ तो हुआ ही होगा। 15 दिन तक प्रोडक्शन बंद, 15 दिन तक सेल्स नहीं आपने करी, 15 दिन तक कोई रॉ मटेरियल नहीं खरीदा, 15 दिन का बिजली का बिल गया, सब कुछ ही गया बेटा, 15 दिन का रेंट गया फैक्ट्री का। क्या आपको लॉसेस हो गए? बिल्कुल हो गए बेटा। वजह क्या है बेटा? अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट बेटा। ये क्योंकि ह्यूमन मेड है, मैन मेड है बाबू, इसीलिए ये ह्यूमन कॉजेस का टाइप हो जाता है। समझ आई? स्ट्राइक एंड लॉकआउट बेटा। एक एग्जांपल डिसऑनेस्टी पे भी हो सकता है, डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय। आप एक छोटी सी दुकान चलाते हो बेटा, आपने अपने नौकर, अपने एम्प्लॉय को भी सारे राइट दिए हुए हैं बेटा। हुआ क्या, आप कहीं काम गए और पीछे से बेटा उसने हाथ मारा गले में और सारे पैसे उठा कर ले गया। क्या बेटा लॉसेस हैं? बिल्कुल लॉसेस है। वजह क्या है बेटा? अनएक्सपेक्टेड इवेंट। और बेटा क्योंकि ये मैन मेड है तो बेटा ये ह्यूमन कॉजेस का टाइप हो जाता है, डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय बेटा। केयरलेस बिहेवियर या आप इसको नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉय के नाम से भी कोट कर सकते हो। जब आपके एम्प्लॉय बड़े नेग्लिजेंट होते हैं बेटा, समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, आपके अपने बिजनेस में एक मशीनरी इंपोर्ट कर रखी है फ्रॉम जापान से आपने एक मशीनरी इंपोर्ट कर रखी है। आपने एम्प्लॉय को बोला कि ये तेरे को 10 चीजें मैं सिखा रहा हूं, 10 के अलावा 11वीं चीज को तूने छेड़ना नहीं है, और जब भी तू छेड़ देगा ये मशीनरी लॉक हो जाएगी बेटा। एम्प्लॉय बहुत नेग्लिजेंट रहते हैं, वो कभी उनके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं होती कि मैं इस बिजनेस प्रेमाइसेस को बिलोंग करता हूं, इसके फेवर का काम करूं। आपने 10 चीजें सिखाई, आप गए बेटा, उसने 11वीं चीज या कोई 11वां बटन प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से मशीन लॉक हो गई बेटा, और मशीन अब चल नहीं रही। अब बेटा जापान से एक इंजीनियर के विजिट होगी, तब जाकर वो आएगा, ओके करेगा, तब जाकर ये चलेगी। तो बेटा आपके नेग्लिजेंट बिहेवियर से या आपके बेटा केयरलेस बिहेवियर से ऑर्गेनाइजेशन 15-20 दिन तक चलनी बंद हो सकती है। कहीं ना कहीं बेटा ये मैन मेड चीजें हैं बेटा, ये भी एक ह्यूमन कोज है बिजनेस रिस्क का। समझ आई बात? अभी तक बताओ जी मेरे को क्या प्रॉब्लम लेनी है, नेचुरल कॉज या ह्यूमन कॉज में से? तीनों बातें समझ में आई बेटा। केयरलेस बिहेवियर को नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉय भी लिख सकते हो, ठीक है ना बेटा। और नॉर्मली होते हैं एम्प्लॉय बेटा बड़ा नेग्लिजेंट से,
ठीक है ना, जो बाबू चाहते हैं काम नहीं करने को मिले। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा, इकोनॉमिक कॉजेस पे चर्चा करते हैं। बेटा इकोनॉमिक कॉजेस में बहुत सारी बातें आ सकती हैं। एक बात स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा जो एनसीईआरटी में अदर कॉजेस में लिखी हुई हैं, जिसको मैं इकोनॉमिक कॉज में लिखवाऊंगा क्योंकि वहां गलत लिखी हुई है। बेटा इकोनॉमिक कॉजेस में क्या क्या आ सकता है? चेंज इन टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, हैवी टैक्स रेट, चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व। बहुत सारे एग्जांपल बैठ सकते हैं इसके ऊपर, बहुत सारे। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट बल्कि। लो जी बेटा मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे अलग अलग, और चारों पे पीएचडी मुझे करानी है आपकी, और बहुत आराम से समझ के चलना बेटा इस चीज को। बाबू चेंज इन टेक्नोलॉजी पर भी एग्जाम्पल है मेरे पास, कंपटीशन पर भी, हैवी टैक्सेस पर भी, और चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट पर भी। सबसे पहले बात करेंगे सबसे लास्ट से स्टार्ट, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। मेरे प्यारे बच्चे सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बाबू आप यूएसए से कोई गुड्स खरीदते हो और इंडिया में बेटा फिनिश गुड्स बनाकर बेचते हो, ठीक है। और आज मान लो बेटा आज डेट है 1 अप्रैल, और आपने बेटा यूएस से $1,00,000 के गुड्स इंपोर्ट करे, ठीक है। नॉर्मल केस में बेटा आज $1 का दाम 70 रुपये मान लो, यानी कि बेटा अगर कभी, लो बेटा एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। आपने यूएस से गुड्स खरीदा ऑन 1 अप्रैल $1,00,000 का बेटा, और आज $1 का दाम 70 रुपये है। बेटा अगर आपको आज पे करना हो इस $1,00,000 के गुड्स के लिए, आप कैसे पे करोगे? ये 70 लाख रुपए आपने बेटा एक अटैची में भरे, और आप जा रहे हो बेटा बैंक एक्सचेंज कराने बेटा $1,00,000 लेने। मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है आपकी नजरें कहाँ हैं बेटा, मैं छुपा लेता हूँ अटैची, तुम्हारी ऐसी की तैसी। बेटा ये अटैची में लेकर गया और मैंने बेटा बैंक ऑफिशियल को दी, मैंने कहा ये पड़े 70 लाख और लाओ मुझे $1,00,000 दे दो। $1,00,000 उन्होंने मुझे दे दिए। अगर मुझे आज पे करने हो तो बेटा मैं ऐसे पे कर सकता हूं उनको, लेकिन मैंने क्या करा बेटा, आज नहीं पे करा। मेरी मान लो बेटा इस एक्सपोर्टर के साथ बातचीत ठीक है, और ये हमारी 10-15 बार डीलिंग हो चुकी है। मैंने इसको बोला कि मैं तेरे को आज पे नहीं कर रहा, मैं तुझे 3 महीने के बाद पे कर दूंगा। इसने कहा एग्रीड, ठीक है आप 3 महीने के बाद पे कर देना। तो $1,00,000 का गुड्स मेरे पास आ चुका है, मैंने इंडिया में बेचा बेटा, और आज 1 जुलाई है, और बेटा आज मुझे उसे $1,00,000 पे करने हैं एज पर प्रॉमिस। लेकिन आज $1 का दाम बेटा 73 हो गया, और मैं बेटा 70 लाख भर के जा रहा हूं। ये जा रहा हूं मैं बैंक, और मैंने बेटा बैंक का दरवाजा खड़काया, बैंक ये पकड़ 70 लाख और ला $1,00,000 दे दे। तुम्हारी क्या ओवर एक्टिंग पे हंस रहे हो तुम मेरी? हाँ जी बेटा मैंने बैंक को दिए 70 लाख, खिलाओ बैंक $1,00,000 दे दो। बैंक ने कहा आज $1 70 का नहीं रहा, आज $1 की कीमत 73 रुपये 73 हो चुकी है, और अगर आपको $1,00,000 बाय करने हैं तो मुझे 73 लाख 73 लाख पे करने होंगे। क्या बेटा मैंने कुछ किया? क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में थी बेटा एक्सचेंज रेट? नहीं बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस 3 महीने इंतजार करी, और बेटा टोटल लॉस 3 लाख रुपए का हो गया मुझे। क्या बेटा एक्सचेंज रेट बदलने से भी लॉसेस हो जाते हैं? क्लियर कट एग्जांपल दिखाई दे रहा है आपको, एक्सचेंज रेट बदला और आपको नुकसान दे गया बेटा 3 लाख रुपए का। क्या ये भी बिजनेस रिस्क है बेटा? 100% ये भी बिजनेस रिस्क है बेटा। समझ आई बात? आपको बता देता हूं बेटा, ये अदर कॉजेस में लिखा गया है एनसीईआरटी में, शायद मैंने नोट्स में भी अदर कॉजेस में लिख दिया होगा, लेकिन बेटा ये इकोनॉमिक कॉज ही है। क्लियर हुई बात? चेंज इन एक्सचेंज रेट पक्का? बढ़े आगे। लो बेटा बाबू वैसे आपको बता देता हूं, टर्म का नाम है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसे हम प्यार से फॉरेक्स बोलते हैं। अच्छा आपको पता, ये बात मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे बता देता हूं। आपको कैसे पता लगेगा बेटा कौन सा बैंक डील करता है फॉरेन एक्सचेंज में या नहीं? पता है आपको कैसे पता लगता है कि कौन सा बैंक डील करता है फॉरेन एक्सचेंज में या नहीं? हर बैंक डील करता है?
हर बैंक में तो होता ही नहीं बेटा फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट। गूगल कब काम आएगा सर? तो पढ़ाई लिखाई कब काम आएगी? गूगल चलाने के लिए भी तो पढ़ाई लिखाई चाहिए सर। हर बैंक ब्रांच के बाहर लिखा होता है ऑथोराइज डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज, अगर वो बेटा डीलर है तो। अगर बेटा उसके बाहर बोर्ड पे लिखा है ना ऑथोराइज डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज, इसका मतलब वहां पर आपको फॉरेन एक्सचेंज बेची और खरीदी दोनों जा सकती है। ठीक है ना? आपको बता देता हूं, ज्यादा दूर क्यों जाते हो, आधे तो तुम कैंपी हो। हनुमान मंदिर के सामने IOB है, इंडियन ओवरसीज बैंक, देख लेना बोर्ड लगा हुआ है, ऑथोराइज डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ठीक है जी, चलो लो प्यारे बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज को प्यार से फॉरेक्स बोलते हैं। ये कहां से वर्ड उठा? फॉरेन एक्सचेंज से FOR और एक्सचेंज से X। मुझे पता है आपकी नजर सीधा यहीं गई होगी। चलो जी, लो बेटा, लो प्यारे बच्चों, सुनना बाबू, बात कर चुके हैं इकोनॉमिक कॉज में चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट की। बेटा चेंज इन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। क्या टेक्नोलॉजी की वजह से भी लॉसेस होते हैं? बेटा आपने कभी ना कभी ये इंसिडेंट अपनी आंखों के सामने देखा होगा, और बता देता हूं। किसी टाइम पर बेटा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि BS3 इंजन की गाड़ी इस डेट के बाद इंडिया में नहीं बिकेगी, और आपने अगर गाड़ी बेचनी है तो BS4 इंजन बिकेगा। BS4 इंजन कौन है बेटा? जिसमें हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन है बेटा, लाइट स्विच ऑफ स्विच ऑन करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, वो BS4 इंजन है। आपको पता है जिस दिन लास्ट डे था BS3 इंजन की गाड़ियां बिकने का, उस दिन कैसे शोरूम खाली करे थे बेटा? सारे डीलर्स ने औने पौने दाम पर एक्टिवा बेच रहे हैं बेटा। 80,000 की एक्टिवा कह रहे 40 में दो, माइस्ट्रो अरे 25 में, 30 में उठाओ। आपके शहर में इतने तगड़े तगड़े इंसिडेंट हुए थे इस चीज को लेकर। ऐसे बाइकें बिकी थी BS3 इंजन की, ऐसे एक्टिवा बिके थे औने पौने दाम पर। क्या बेटा बिजनेस ने लॉसेस को सफर किया था? बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना? अगेन इकोनॉमिक कॉज, कभी भी टेक्नोलॉजी बदले और लॉसेस दे जाए तो बेटा वो एक इकोनॉमिक कॉज होता है। क्लियर बात? ध्यान रहेगा। एग्जाम्पल बेटा, नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिखा कंपटीशन। बेटा कंपटीशन की वजह से भी नुकसान होते हैं क्या? लो बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि कंपटीशन की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है। एक एग्जांपल दिमाग में जाएगा सीधा। बेटा जब 4G लॉन्च कर रहे थे ना मुकेश अंबानी जी, तो उन्होंने बेटा 4G को लॉन्च कैसे किया था? किसी को ध्यान है कैसे किया था लॉन्च? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी बेटा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें बेटा वो स्पीच दे रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके इतनी स्पीड मिलेगी सारे इंडिया के यूजर्स को। इनिशियली हम कुछ अच्छे मॉडल पे बेटा 4G सिम देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जिसमें आप अनलिमिटेड डेटा का यूज़ कर पाएंगे, जिसमें बेटा अनलिमिटेड कूलिंग होगी, रोमिंग फ्री, इनकमिंग, आउटगोइंग, STD, पता नहीं वो बोलते जा रहे थे। कुल मिला के उनकी स्पीच 45 मिनट की थी, ठीक है ना? 45 मिनट के बाद रिलायंस का शेयर तो अप एक एक वर्ड बोल रहे थे वो, और शेयर का दाम रिलायंस का भाग रहा था। और बेटा आइडिया, एयरटेल और वोडाफोन का दाम बेटा लुढ़कता चला जा रहा था। सिर्फ 45 मिनट के बाद आइडिया, एयरटेल एंड वोडाफोन विल बेयर अ लॉस ऑफ 3900 करोड़। 45 मिनट में 3900 करोड़ का नुकसान हुआ था इन तीन कंपनी को। सर ये होता है जब कंपटीशन होता है और वो भी ठीक लेवल से होता है तो क्या बेटा कंपटीशन नुकसान दे जाते हैं बेटा? देख लो एक स्पीच में इतनी ताकत थी कि 4000 करोड़ के लगभग 3 कंपनियों को नुकसान हो गया। अभी तो कुछ का ही नहीं बंदे ने, सिर्फ एक स्पीच दी थी। तो सर कंपटीशन की वजह से भी नुकसान होते हैं और बेटा अगेन इट इज अ इकोनॉमिक कॉज। क्लियर बात? समझ आई? बढ़े आगे। बेटा बात करते हैं लास्ट वन, हैवी टैक्सेस। बेटा अगर सरकार किसी चीज पे टैक्स रेट बढ़ा देती है, अगर सरकार किसी चीज पे टैक्स रेट बढ़ा देती है बेटा, वो भी एक इकोनॉमिक कॉज होता है अगर उससे नुकसान हो जाए तो। समझाने के लिए एक बात करता हूं बेटा, पुराने जमाने में जब GST नहीं लगता था, इससे पहले टैक्स लगता था, नाम था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। सुना और शायद कभी हमने, ठीक है ना? ऑल दो खैर बेटा मैं PhD करा सकता हूं इस चीज पर, टैक्स कौन बताएगा हमारे से बेटर, ठीक है ना? लेकिन जितनी आपके लिए जरूरी है उतनी बात मैं बोल रहा हूं।
बाबू जब वैट लगता था ना, वैट ना सेल मतलब स्टेट वाइज लगता था, हर स्टेट अपने हिसाब से लगाती थी वैट को बेटा। यूपी गवर्नमेंट अपने हिसाब से, उत्तराखंड गवर्नमेंट अपने हिसाब से, हरियाणा अपने हिसाब से। होता क्या था बेटा, हरियाणा गवर्नमेंट व्हीकल पे 5% टैक्स लेती थी, बस 5%, यूपी 18 और बेटा उत्तराखंड 12। यानी कि बेटा अगर किसी को यूपी में कार लेनी होती थी ना, स्पेशली सहारनपुर में, तो बेटा लोग बोलते थे क्या कर रहे हो, 45 मिनट का रास्ता नहीं है, जाओ यमुनानगर से कार ले आओ, कम से कम 50,000 रुपये सस्ती मिलेगी। क्यों बेटा, हरियाणा गवर्नमेंट सिर्फ 5% टैक्स लेती थी कार पे, जबकि बेटा यूपी गवर्नमेंट 18% लेती थी। और बेटा अगर आपका रिश्तेदार कोई हरियाणा में नहीं होता था तो आपको सजेस्ट किया जाता था कि उत्तराखंड से ले लो, वहाँ 12% टैक्स है, आपके यहाँ 18 है, वहाँ सस्ता मिलेगा बेटा आपको, ठीक है ना। क्या बेटा मैं अगर एक बात सोचने को बोलूं, क्या बेटा टैक्सेस की वजह से यूपी गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम नहीं हो रहा? सर लोग खरीदना ही नहीं चाहते थे यहाँ की व्हीकल। लोग क्या करते थे बेटा, हरियाणा जाते थे, बाइक उठा लाते थे। कितने से डिस्टेंस है, 45 मिनट का, 5,000 रुपये बच गए एक बाइक में। कार में 50,000 रुपये बच जाते थे बेटा, सिर्फ 45 मिनट के डिस्टेंस में। तो बेटा ये होता है, अगर आप ज्यादा टैक्सेस लेवाए कर देते हो किसी कॉमोडिटी पर, वो कॉमोडिटी बिकना कम हो जाती है बेटा। और जब बिकना कम हो जाती है बेटा, क्या होगा, कहीं ना कहीं लॉसेस होंगे उसके डीलर को बेटा। अब मान लो यूपी में जो भी एजेंसी लेकर बैठा होता था वो रोता था, यार ये क्या तमाशा है, लोग जाते हैं वहां से ले आते हैं बेटा, उसने डीलर ने एजेंसी ली हुई है, लॉसेस में रन कर रही है वो एजेंसी। जीएसटी आने के बाद यूनिफॉर्मिटी आ गई। जीएसटी इसीलिए लाया गया था ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, ताकि बेटा स्टेट वाइज टैक्सेस बराबर हो जाए। आज की तारीख में कहीं से व्हीकल उठा लो बेटा, सब पे टैक्सेस बराबर है, रेट बिल्कुल बराबर है। लेकिन पुराने टाइम में बेटा इस इंडस्ट्री ने भी, यूपी की पर्टिकुलर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बहुत लॉसेस सही हैं बेटा। वजह क्या थी, हैवी टैक्सेस, क्योंकि सरकार टैक्स ज्यादा लेती थी, यूपी में व्हीकल ज्यादा बिका नहीं करते थे। समझ आई बात? देख लो बेटा एक बार, जरा मेरे को बता दो, मुझे कुछ रिपीट करना है तो। चेंज इन टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, हैवी टैक्सेस या चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके है बात, बढ़े आगे। लो बेटा अदर कॉजेस, अदर कॉजेस में बेटा दो चीजों को टच करना है मुझे, एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस और एक बेटा बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर। लो बेटा सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की। बेटा एक बात ध्यान रख लेना, जो चीज नेचुरल कॉजेस में नहीं आएगी, जो चीज ह्यूमन कॉजेस में नहीं आएगी, इकोनॉमिक कॉजेस में नहीं आएगी, हर वो चीज आप बेटा अदर कॉजेस में लिख सकते हो। जैसे कि बेटा दो मेनली एग्जांपल बैठते हैं इसके, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस एंड बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर। सुनना बेटा, सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्या चीज है बाबू? इंडिया और चाइना के पॉलिटिकल संबंध बिगड़ गए थे बीच में कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। गलवान घाटी सुना होगा, अटैक हुआ था बेटा जब, ठीक है ना। और बाबू एकदम से दोनों कंट्री ने क्या करा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिए। ना तो आप इंडिया से कुछ एक्सपोर्ट कर सकते थे चाइना, ना बेटा इंडिया इंपोर्ट कर सकता था चाइना से कुछ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो गए। मैं बोलता हूं बेटा बहुत सारे आज की तारीख में इंडिया में ऐसे बिजनेसेस हैं जो डिपेंडेंट है टोटली अपॉन चाइना। जैसे कि मैं बात कर लूं, अगर आप अपने सहारनपुर सिटी की बात करो बेटा, बनर्जी मार्केट, सारी बेटा मोबाइल एसेसरी मिलती है, मोबाइल पार्ट्स मिलते हैं वहां पर, ठीक है ना। टोटल बिजनेस, एक एक दुकान का बिजनेस टोटली डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, और माल आना बंद वहां से, सारा स्टॉक रुक गया बेटा रास्ते में। आप बात कर लो बेटा पावन मेला मार्केट की, लैपटॉप वाली मार्केट, बहुत सारा स्टॉक, बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारी एसेसरी चाइना से आती है बेटा, वो भी आना बंद हो गया। बाबू बिजनेस चौपट होने लग गए, एक महीने में ही आटे दाल के भाव पता लगने लग गए बेटा। जब भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होती है कहीं ना कहीं बेटा बहुत सारे बिजनेस में लॉसेस आने शुरू हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ ये तो मैं बहुत छोटे लेवल पे इंपैक्ट सोचने को कह रहा हूँ, वो सोचो बेटा जो दिल्ली में रहते हैं लोग, जो डायरेक्टली कंटेनर इंपोर्ट करते हैं चाइना से, उन्होंने अपना सारा माल बेच दिया बेटा और पीछे से माल आ नहीं रहा, दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, एक एक महीना खाली बैठे रहे बेटा जब तक इंपोर्ट नहीं खुले। तो बेटा आपके बिजनेस लॉसेस में आने लग गए। वजह क्या है बेटा? ना तो वजह बेटा कोई नेचुरल कॉज है, ना ही ह्यूमन कॉज है, ना ही कोई इकोनॉमिक कॉज है, वजह है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस। इट इज अ पार्ट ऑफ अदर कॉजेस। क्लियर हुई बात? ओके बात?
एंड लास्ट हेडिंग इज बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर। बड़े काम की बात बेटा, आप कोई फैक्ट्री हो जो क्या करती है, आयरन और से स्टील बनाती है। आपने एक्सट्रैक्ट करा आयरन और बेटा क्या करते हो, उससे स्टील बनाते हो। आप समझ सकते हो बेटा, स्टील बनाने के लिए आयरन और से पूरी गंदगी हटानी पड़ती है। बेटा क्या टेम्परेचर रहता होगा भट्टी का, बॉयलर का टेम्परेचर क्या रहता होगा? सर लोहे को पिघालना है, कोई मजाक बात थोड़ी है। 4-4 हजार डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। और बेटा ऐसे बॉयलर स्पेशली डिजाइंड होते हैं जो इतना टेम्परेचर सह सकते हैं। मान लो बेटा आप एक बॉयलर पे काम कर रहे हो सिंस लास्ट 10 ईयर और आज अचानक से वो बॉयलर फट जाए। बॉयलर फट गया बेटा, ना तो ये नेचुरल कॉज है, ना ये ह्यूमन कॉज है, ना ही इकोनॉमिक कॉज है। बेटा बॉयलर फट गया, अब दोबारा डिजाइन कराना पड़ेगा। जिस भी कंपनी को ऑर्डर करोगे या फॉरेन कंट्री में आप ऑर्डर प्लेस करोगे, कम से कम 1 से 2 महीना लगने वाला है जो बॉयलर बनकर आएगा। 1-2 महीना बिल्कुल खाली आप, सर लॉसेस हो जाएंगे बिजनेस को। बेटा वजह है अदर कॉजेस। देख लो बेटा, कोई समस्या, सारे कॉजेस फिनिश हो गए, इसके बाद कॉजेस में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। बढ़े आगे अगर आप कहें तो, ठीक है जी। फिर भी कुछ रिपीट करना होगा बता देना बेटा। तो बाबू बिजनेस रिस्क का मीनिंग मैंने कर लिया, मैंने बात कर ली बेटा कॉजेस की। एक और टॉपिक है मेरे पास, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बेटा नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक तीनों एक जैसी बात है। चाहे आप बोलो नेचर, चाहे आप बोलो फीचर, चाहे आप बोलो कैरेक्टरिस्टिक, एक ही बात है। और बेटा 4 हेडिंग में डिवाइडेड है बेटा बिजनेस रिस्क का नेचर। सबसे पहले बात करेंगे सेकेंड हेडिंग की। बहुत सिंपल है बेटा ये टॉपिक और पेपर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा। बेटा सेकेंड हेडिंग लिखी गई है, रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ऐसा ही लिखा गया ना बेटा, मेरी तरफ देखना। हेडिंग लिखी गई है बेटा, रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। बाबू इधर देखना, मैं कहता हूं बेटा आप किसी भी बिजनेस में एंगेज हो, दुनिया के किसी भी बिजनेस में एंगेज, कहता है रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। बेटा सिर्फ रिस्क को कम किया जा सकता है, खत्म दुनिया में कोई इंसान नहीं कर पाया। और मैं कहता हूं बेटा आप बता दो आपको कौन सा ऐसा बिजनेस लगता है जिसमें कोई रिस्क ही नहीं है। सोच लो, आपको लगता हो कोई बिजनेस बहुत अच्छा है यार, इसमें कोई रिस्क नहीं होता, बताना जरा एक बिजनेस बताओ जिसमें आपको लगता है रिस्क नहीं है। हैं? अपनी दुकान की बात कर रहा है क्या? अच्छा, अंधी कमाई है क्या? अच्छा गोलगप्पे। सर मैं बोल रहा हूं हजारों लोग गोलगप्पे लगाते हैं, कितनों को मिलता है घर चलाने का मौका? सर आप भी कितनी रेडियो पे खा के बोल देते हैं कि बिल्कुल बेकार था, कितनों को अच्छा बोलते हो। सर एक बार जाओगे आप दोबारा खुद नहीं जाने वाले, आप खुद ही बेटा रिस्क हो उनके लिए बहुत बड़े। कोई दुनिया का ऐसा बिजनेस बना नहीं है बेटा जहां पर बिजनेस रिस्क ना हो। सिर्फ रिस्क को कम करने की कोशिश कर सकते हो, खत्म कोई नहीं कर पाया। बाबू रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। देखो अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस में रिस्क है, आग ना लग जाए, बेटा आपने फायर इंश्योरेंस ले लिया कि आग लगेगी तो यार इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी, ठीक है जी। आपको डर है बेटा पानी से नुकसान ना हो जाए, आपने मरीन इंश्योरेंस ले लिया। आपको लगता है यार चोरी चकारी ना हो जाए, आपने वॉचमैन रख लिया। बेटा मैं बोलता हूं लेंटर ही टूट के गिर गया तो क्या कर लोगे? हाँ ऊपर मत देखो ज्यादा, सबको ही रिस्क हो जाएगा। हाँ जी बेटा बाबू लेंटर ही टूट के गिर गया तो कर क्या लोगे? रिस्क सिर्फ कम किया जा सकता है बेटा, खत्म कोई बिजनेस नहीं कर सकता। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड ओनली, खत्म नहीं हो सकता। रिस्क इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। शायद समझ आ गया होगा। मेरी तरफ देखना बेटा, थर्ड हेडिंग है डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। कहता है कितना रिस्क होगा, डिग्री ऑफ रिस्क is mainly dependent upon the nature and the size of the business। आपको याद होगा नेचर एंड साइज वर्ड एक बार पहले भी आ चुका है। बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस में आया था बेटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेसिस। वहां पर मैंने बेटा नेचर को अलग एक्सप्लेन किया था, साइज को अलग एक्सप्लेन किया था।
बेटा कहता है कितना रिस्क होगा, ये डिपेंड करता है साइज कैसा है, बिजनेस का नेचर कैसा है। मैं बोलता हूं बेटा जितना बड़ा साइज होगा ना उतना ज्यादा रिस्क होगा। समझाने के लिए बेटा एग्जांपल देख लो, आप सोचो बेटा गली मोहल्ले का गारमेंट वर्सेस रिलायंस ट्रेंड्स, दोनों ने जीन्स खरीदी हुई है बेटा, ठीक है ना, और दोनों ने खरीदी हुई है बेटा नैरो बॉटम। आपकी क्वांटिटी 1000 है बेटा, आपकी क्वांटिटी 1 लाख है। और बेटा फैशन आउट, सर जिसका स्केल जितना बड़ा होगा, जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसको उतना ही ज्यादा रिस्क आता है बेटा। मानते हो कि नहीं मानते? मैं बोलता हूं बेटा आप इजी डे हो और आप बेटा एक नॉर्मल कन्फेक्शनरी शॉप चलाते हो, बेटा आपकी दुकान पर मैगी के पैकेट पड़े हुए हैं 10,000 1,000 कुछ भी समझ लो, आपके पास 10 लाख, मैगी बैन और रिटर्न नहीं हो रही बेटा, मान लो। सर जिसका जितना बड़ा स्केल होता है ना उसको रिस्क भी उतना ही बड़ा आता है बेटा। डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। मैंने साइज की बात कर ली, नेचर की बात और कर लेता हूं बेटा। रिस्क हमेशा नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से भी होता है बेटा। मैं बोलता हूं आपका बिजनेस रिलेटेड है विद फैशनेबल आइटम्स, आपका बिजनेस रिलेटेड है विद आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेटा आप दोनों ऐसी इंडस्ट्री हो, फैशन इंडस्ट्री और आईटी सबसे जल्दी चेंज होती है बेटा। सर आपको जितना रिस्क है ना उतना शायद किसी भी बिजनेस को रिस्क नहीं है। फैशन इंडस्ट्री मानते हो ना बेटा कैसे भागती है, ठीक है ना, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं भागता बेटा। और बड़े शहरों में चले जाओ बेटा, एक बार कोई चीज पहन लेता है बेटा, एक बार किसी ने कुछ फॉलो कर लिया होता है बेटा, 6 महीने में ही फैशन आउट और कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं लोग, ठीक है ना। एक टाइम पर याद है बेटा कार्गो का बहुत फैशन आया था, मैंने एग्जांपल भी दिया था किसी टाइम पर आपको कार्गो का, बता देता हूँ। एक टाइम की बात है बेटा कार्गो का फैशन बहुत आया था। कार्गो समझते हो बेटा, जिसमें बहुत सारी पॉकेट होती हैं, उस जीन्स को बोलते हैं कार्गो, है ना। आया था फैशन बेटा, 2 पॉकेट यहाँ, 2 पॉकेट, 2 पॉकेट, बहुत सारी पॉकेट दी होती थी, ठीक है ना। इंडिया में बहुत चला था फैशन। वैसे बता देता हूँ इसकी हिस्ट्री क्या है बेटा। कार्गो को ना एक देश में भिखारी पहनते थे, क्योंकि उनको कॉइन ज़्यादा मिलते थे, उन्हें ज़्यादा पॉकेट की जरूरत होती थी बेटा, तो भिखारी पहनते थे, ठीक है ना। इंडिया ने बहुत अच्छे से फॉलो करा उसको। और बेटा एक कंट्री ऐसी थी जहां पर शिपिंग लाइन पर काम करने वाले मैकेनिक पहनते थे, क्योंकि उनको बहुत सारे टूल्स कैरी करने होते थे, वो कार्गो पहनते थे, ज़्यादा पॉकेट वाली जीन्स पहनते थे, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो उन्हें क्या क्या फॉलो किया हुआ है बेटा एक टाइम पर, ठीक है ना। सबसे इमर्जिंग इंडस्ट्रीज हैं बेटा। तो बाबू डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंडेंट अपॉन द नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। रिस्क 2 बातों पे डिपेंड करता है, आपका नेचर कैसा है बिजनेस का और आपका साइज कैसा है। जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा रिस्क। और बेटा नेचर की बात करूं तो फैशनेबल आइटम में डील करते हो या बेटा आईटी इंडस्ट्री में डील करते हो तो बहुत बड़ा रिस्क है आपको। सर आईटी का रिस्क मानते हो ना, आप देखते हो ना आईटी इंडस्ट्री कैसे भागती है। सर सिर्फ 10 साल पुरानी बात, सिर्फ 12 साल, 10 से 12 साल पुरानी बात, किसी टाइम पर कंप्यूटर आते थे, वेट होता था 100 किलो, 100 किलो वेट होता था, ठीक है ना। आज भी दिख जाते हैं किसी साइबर कैफे में मॉनिटर का वेट 30-40 किलो, इतना बड़ा बैंड निकला होता है बेटा मॉनिटर के पीछे, आज भी दिखाई दे जाएंगे किसी ना किसी साइबर कैफे में। भाई लोगों ने कंप्लेन करनी शुरू करी, क्या है ये तो बेकार चीज है। अच्छा इतनी तेजी से बदली आईटी इंडस्ट्री, 1 साल में फ्लैट स्क्रीन एलईडी पैनल आ गए। लोगों ने कहा क्या यार ये ठीक है, बहुत अच्छी चीज बना ली, वेट कम कर दिया आपने, लेकिन अभी भी पोर्टेबल कहाँ है, कौन उठाकर लेके जाएगा भाई मॉनिटर सीपीयू को। उन्होंने कहा अच्छा 1 साल में लैपटॉप। उन्होंने कहा ठीक है लैपटॉप है लेकिन बड़ा बल्कि है। अच्छा 1 साल में नोटबुक, नोटबुक है यार फिर भी कैरी नहीं हो पा रही, ठीक है 1 साल में टैबलेट। सर ये आईटी इंडस्ट्री है, ये जितनी तेजी से भागती है ना सोच नहीं सकते आप। सोच के देखो ना बेटा, आप एक डीलर हो जो कंप्यूटर डीलर हो, आपने एलईडी पैनल एलसीडी पैनल का स्टॉक किया हुआ है बेटा, और एकदम से लैपटॉप का जमाना आ जाए, कितने लॉसेस दे जाएगा आपको। तो बेटा रिस्क डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, रिस्क डिपेंड करता है आपका साइज कैसा है। समझ आई 2 बातें बेटा। 4th नंबर पर हेडिंग लिखी गई है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। बेटा प्रॉफिट रिवॉर्ड में मिलता है अगर रिस्क लेते हो तो। बेटा देखो ये ना ओल्ड एज प्रिंसिपल है, पुराने जमाने में लोग कहा करते थे नो रिस्क नो गेन, ना रिस्क लो नहीं होगा गेन ना होए। बेटा हमारी जनरेशन ने माउंटेन ड्यू पी हुई है,
हमारी जनरेशन कहती है मोर द रिस्क मोर द गेन। रिस्क बहुत बड़ा लेना है ताकि अगर प्रॉफिट हो तो बहुत ही बड़ा हो बेटा, उसके बाद जरूरत ना पड़े किसी चीज की। ठीक है ना बेटा। बाबू प्रॉफिट हमेशा रिवॉर्ड में मिलता है रिस्क टेकिंग के। एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बताता हूं, कल भी ये एग्जाम्पल दिया था। गर्मियां चल रही हैं बेटा, एक कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि बहुत सर्दियां पड़ेंगी इस बार, और बेटा 3-3 शिफ्ट इनर वियर बनवा रहे हैं, 3 शिफ्ट में काम चल रहा है बेटा। और मैं बोलता हूं बेटा सर्दियां पड़ गई, सर वारे न्यारे हो जाएंगे। या आप स्वेट शर्ट बनवा रहे हो और बेटा 3 शिफ्ट में काम चला रहे हो बेटा कि बहुत सर्दियां पड़ने वाली हैं, और जैकेट्स बनवा रहे हो बेटा और सर्दियां पड़ जाएं, सर प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ये पुराने प्रिंसिपल होते थे, पुराने जमाने में लोग कहते थे ना लो रिस्क, नहीं होता प्रॉफिट नहीं होगा। हमारी जनरेशन कहती है मोर द रिस्क मोर द गेन, ज्यादा रिस्क लो ताकि बेटा जब प्रॉफिट हो तो बहुत बड़ा हो। क्लियर है ना जी बात। और बेटा पहली हेडिंग में कराता नहीं हूं, मैंने तभी सबसे आखिरी में बताई। बेटा पहली हेडिंग क्या कहती है, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। ये बेटा मीनिंग में ही बात आती है। बिजनेस रिस्क क्यों होता है, अनसर्टेनिटी की वजह से। अनसर्टेनिटी क्या है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द फ्यूचर। टेक्नोलॉजी का बदल जाना, गवर्नमेंट पॉलिसी का बदल जाना, टैक्स रेट बढ़ जाना, बेटा ये सब अनसर्टेनिटी के एग्जाम्पल हो सकते हैं। इन सब की वजह से ही बिजनेस रिस्क आता है। ठीक है जी। एक लास्ट मुद्दा बेटा मेरा, और मेरा टॉपिक फिनिश हो रहा है, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। बेटा बड़ा छोटी सी बात बोलूंगा, कुछ मुश्किल बात नहीं बोल रहा मैं, मेरी तरफ देखना। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, 2 तरीके के बेटा बिजनेस रिस्क हो सकते हैं। ये बात मैंने नोट्स में नहीं लिखी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स में नहीं है बेटा, ये है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। प्योर रिस्क एंड स्पेक्यूलेटिव रिस्क। बिजनेस रिस्क बेटा 2 तरीके का है, प्योर रिस्क एंड स्पेक्यूलेटिव रिस्क। बेटा नाम से ही समझ में आ रहा होगा बाबू, प्योर रिस्क का क्या मतलब है, कहता है प्योर रिस्क। बेटा प्योर रिस्क का मतलब है या तो लॉसेस होंगे या लॉसेस नहीं होंगे। स्पेक्यूलेटिव का मतलब है बेटा या लॉसेस होंगे या प्रॉफिट होगा। सुनना बेटा, आप दुकान बंद करके घर वापस आ चुके हो, रात के 8 बज चुके हैं, 12 बजे आपके पास एक कॉल आती है कि बेटा दुकान में आग लग गई है, दुकान से धुआं आ रहा है। सर आग लगने से फायदा तो नहीं हो सकता ना, या तो ऐसा होगा कि सारा सामान सेफ पड़ा होगा, सेफ पड़ा होगा तो बेटा कोई लॉस नहीं हुआ, या बेटा आग ने कुछ ना कुछ जला दिया होगा तो लॉसेस हो गए होंगे। बेटा इट इज द एग्जांपल ऑफ प्योर रिस्क, ये प्योरली रिस्क है बेटा, या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं हो सकता आग लगने से, ये बात श्योर है। इट इज द एग्जांपल ऑफ प्योर रिस्क। और बेटा स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होता है, स्पेक्यूलेटिव का मतलब समझते हो, हिंदी में स्पेक्यूलेटिव का मतलब होता है सट्टा। खुश मत हो जाना। हाँ जी बेटा स्पेक्यूलेटिव रिस्क, स्पेक्यूलेटिव मतलब आप सट्टा खेल रहे हो, या तो हो जाएगा प्रॉफिट या हो जाएगा लॉस। जैसे कि बेटा आप सर्दियां पड़ने का सट्टा खेल के बैठे हो कि पड़ गई तो बेटा प्रॉफिट और नहीं पड़ी तो लॉसेस। यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं बेटा, या तो बहुत पैसा कमा लोगे या बेटा बहुत पैसा गवा दोगे। लेकिन प्योर रिस्क में पैसा कमाने वाली कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, या तो लॉसेस होंगे या लॉसेस नहीं होंगे, प्रॉफिट कमाने वाली सिचुएशन कभी नहीं अराइज होगी। समझ आई बेटा प्योर रिस्क और स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या चीज होते हैं। इसको जरा नोट कर लो एक बार नोट्स में, बस इतना आराम से, इतना ऐसा ही मैटर लिख लो। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बेटा, बाय बाय।